तो मुझे स्टार्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में रहेगा क्या देखना। यहाँ पे मैं बताया था कुछ लोगों को इसमें कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट में क्या लिखा है, HYB, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया था उसका नीड ही क्यों हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखना था। मैं एक एग्जांपल से अगर स्टार्ट करूं, यहाँ पे देखिए CH4 मैंने लिखा हुआ अभी तक पिछले क्लास में ही। अब इसमें जो CH4 का जो बॉन्डिंग आएगा यहाँ पे है, एक क्वेश्चन तो पहले ये आता है कि CH4 में जो बॉन्डिंग आएगा तुम्हारा वो किस स्टेट में होगा। जो मीथेन का बॉन्डिंग हो रहा होगा वो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड। ये क्या रहेगा यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये चीजें पता होना चाहिए, जो कि केमिकल बॉन्डिंग वन में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आता भी कैसे एक्साइटेड स्टेट में, तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना था इसका 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था यहाँ पे 4। अब देखना कि यहाँ पे 2s2 और ये क्या आ रहा था इसमें 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में किसके पास कितना है यहाँ पे, दो ही अनपेड दो इलेक्ट्रॉन ही अनपेड है, 4 चाहिए। चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे कितना चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है यहाँ पे। इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, H H और H। लेकिन है इसके पास अभी दो ही अनपेड, तो पहले क्या होता है, इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक जो वैकेंट p ऑर्बिटल उसमें शिफ्ट हो जाता है वहां पे। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 2s and 2p। अब यहाँ पे सोचना ये था कि नॉर्मल कंडीशन में एक 2s और 2p, अब जब ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और अनपेयर्ड, दैट मींस ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। यहाँ तक तुम लोग बीबीटी से पढ़े हुए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता ये है कि ये 2s और 2p, तो जो s का शेप होता है, s का शेप कैसा रहता है इसमें, स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे है। ये क्या रहता है, स्फेरिकल। और मान लो कोई यहाँ पे तुम्हारा इसमें इंटरनल एक्सिस है और उसको अगर जेड एक्सिस कोई मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जो कि हम लोग बीबीटी में पढ़े हुए हैं। अब इसमें देखना कि जो 2p में जो 3 और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहा है, 2p में जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहा है इसमें, इसमें कौन कौन सा रहा होगा, px py और pz, यही 3 रहा होगा इसमें यहाँ पे है। तो s का तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है, दैट मींस स्फेरिकल आ रहा है। अब pz और px आ रहा है, दैट मींस में एक ऑर्बिटल इस तरीके से दिखा यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है इसमें, pz वाला इसमें आ रहा हो, या इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो यहाँ पे है। इस तरीके से दिखाओ, देख लो उसके बाद नोट करो। तो ये क्या आ रहा था तुम्हारा इसमें s, और क्या ये क्या आ जाए इसमें यहाँ पे है pz। तो s का कोई डायरेक्शन नहीं होता, s तो स्फेरिकल रहेगा, उससे कोई भी लेना नहीं रहेगा वहां पे। तो ये pz है। py की बात करें अगर इसमें यहाँ पे है, py कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और थर्ड क्या है इसमें, px, तो px का भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे। ये क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे px। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि हम लोग वेस्पर थ्योरी से पढ़ चुके हैं कि CH4 में 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वेस्पर थ्योरी से, वो सोच के बताओ तुम लोग कितना आ रहा है वहां पे, 109.5। तो ये बिल्कुल 109.5 डिग्री वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। और यही इसका एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल भी होता है। बट जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आया था, इसमें अगर देखो तो कार्बन का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट मींस px py pz। इसमें जो px py pz आ रहा है यहाँ पे, s तो स्फेरिकल है, तो इनके अकॉर्डिंग जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आया था, उसमें जो होना चाहिए था कार्बन का h h और ये h, s तो स्फेरिकल था यहाँ पे, pz py और ये px, इनके बीच pz py और px के बीच का एंगल क्या रहेगा यहाँ पे, तो कोई भी दो अगर pz px आ रहा है इसमें z और y,
इसके बीच का एंगल क्या रहेगा तुम्हारा इसमें 90 डिग्री। तो पीजेड पीवाई के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, पीएक्स और पीजेड के बीच भी एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो पीएक्स पीवाई पीजेड है तो सबके बीच का एंगल क्या होना चाहिए था 90 डिग्री। और उसके साथ फिर एच जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एच जो एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल वो ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे लॉजिक यही है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आता, इसमें जो पीएक्स पीवाई पीजेड का बॉन्ड एंगल आना चाहिए था वो क्या रहेगा उसमें 90 डिग्री के अप्रॉक्स। ये भी क्या आता है 90 डिग्री यहाँ पे है, बट एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल एंगल आता है वो कितना आता है यहाँ पे 109.5। रिपीट करो, ध्यान से सुन लोगे। इसमें जब VBT के अकॉर्डिंग सिंपली सोचेंगे तो इसमें एस तो स्फेरिकल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका बॉन्ड एंगल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बच गया तुम्हारा पीएक्स पीवाई पीजेड, इसी के बेसिस पे बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे। और वो क्या आ जाता है इस केस में यहाँ पे है इस तरीके से पीएक्स पीवाई पीजेड, ये तीनों के बीच का एंगल आता है 90 डिग्री। इसमें भी जो चार बॉन्ड आ रहा था यहाँ पे है वो भी क्या था एक्चुअल में 90 डिग्री आना चाहिए था। बट जब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल एंगल देखा गया इसका तो 109.5 आ रहा है। तो यहाँ पे ही कुछ कंसेप्ट दिया गया तो कुछ तो एक्स्ट्रा लॉजिक आ रहा होगा डीबीटी के अलावे, जो कि बॉन्ड एंगल 90 ना होकर के 109.5 आ रहा है यहाँ पे। और ये जो लॉजिक था यहाँ पे है तो उसमें ये बताया गया कि जो 2s और 2p है ये अभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसी का क्या हो जाता है इंटरमिक्सिंग। और जब इसी का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, मैं इसको रिड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे है, इस साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाता है यहाँ पे है 2s और ये 2p। इसमें होता है क्या कि हाइब्रिडाइजेशन का जो डिफिनेशन भी था उसको एक बार रीड भी करोगे। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ, वो क्या था वहां पे, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। तो ये 2s और 2p अभी क्या आ रहा है यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसी का इंटरमिक्सिंग होना यहाँ पे। और इंटरमिक्सिंग किसका होगा, एक s और 2p का। मिक्स नहीं करना यहाँ पे। अभी तक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आता, सिर्फ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर बॉन्ड बनता तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल एंगल क्या रहा था 109.5। दैट मींस ये जो एंगल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से आता है। तो उसमें क्या होता है जो s एंड p है वो इंटरमिक्स हो जाता है, बस इतना याद रखना है अभी। और जब ये s एंड p इंटरमिक्स हो जाता है यहाँ पे, अब देखना है कितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है तो वो हाइब्रिडाइज होकर के क्या बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब देखने जो sp3 बनता है तो वो कैसे बन रहा है, एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। अब देखना जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, कितना sp3 बनेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइब्रिडाइजेशन आता है यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, ये भी एक पॉइंट आ रहा था उसमें। तो कंपेरेबल एनर्जी बोलने का मतलब क्या था कि 2p का तो एनर्जी सबका सेम है। 2p में जो तीनों ऑर्बिटल है px py pz, तीनों का एनर्जी बिल्कुल सेम है। 2s 2p का एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, आसपास एनर्जी है। इक्वल एनर्जी या फिर कंपेरेबल एनर्जी का ऑर्बिटल हो जो कि वहां पे इंटरमिक्स हो रहा है। और जब इंटरमिक्सिंग होता है तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा वहां पे। तो एक बार पॉइंट को रीड भी करो, जो लोग पिछले क्लास में पॉइंट लिखे हुए थे सर। हाँ बताओ सर ये लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है क्या? मैं अभी ज्वाइन हुआ सर। नहीं चल रहा, हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए हुए थे बस उसी को देख रहे हैं और उसके बाद फिर आगे में पढ़ेंगे वहाँ। ओके सर। रिवीजन का मतलब लास्ट क्लास में पढ़े थे, पिछले बहुत ज्यादा गैप पाए तो वहीं से स्टार्ट करें हाइब्रिडाइजेशन को। सर हाँ सर इसमें वो 109.5 डिग्री कैसे हुआ? मैं बताता हूँ उसमें यहाँ पे। अभी तो मैंने अभी जस्ट यहाँ ये बताया है कि जब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल एंगल ये कैसा आता तो उसी पे आ रहा हम लोग यहाँ पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आता है यहाँ पे।
जो कि एक्सपेरिमेंटल एंगल अलग आ रहा था CH4 का, वो आ रहा था 109.5। इसी एक्सपेरिमेंटल एंगल को सेटिस्फाई करने के लिए एक अलग ही कंसेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन का। इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा भी था वहां पे कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक पॉइंट क्लास नोट्स में वो लिखे होंगे, यस जो सर। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो क्या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो हाइपोथेटिकल का मीनिंग यही है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा था उसी वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे नया कंसेप्ट दिया गया, और वो कंसेप्ट यही था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसका इंटरमिक्सिंग हो जाता है, जो इसमें एक एस और 3 की एटॉमिक ऑर्बिटल उसका इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा उसमें sp3। और वो कितना sp3 बनेगा, तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एस और 3 p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया उसको मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन और 4 sp3 बन गया, दैट मींस एक sp3 ऑर्बिटल ये आ जाएगा। और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को कैसे इंडिकेट करते हैं, लास्ट पॉइंट देखो उसमें इस तरीके से। बट अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो स्मॉलर लोब है उसको इनसाइड भी दिखा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, क्लियर है। उसी को मैं एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे sp3। और जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है सबका शेप एंड सिमेट्री क्या रहेगा, सेम। ये भी sp3, एक sp3 ये भी रहेगा, एक sp3 ऑर्बिटल ये भी रहेगा, और एक sp3 ऑर्बिटल ये भी। तो कितना sp3 बन रहा था यहाँ पे 3, ये 4, और 4 sp3 में एक ये sp3। अब इसमें क्या होगा, जो H का है, H का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा हमेशा ओवरलैपिंग में, 1s, क्योंकि H के पास तो क्या रहा था 1s ही। H का दूसरे H का भी यहाँ पे कौन सा आएगा, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s, और ये भी क्या आ जाएगा इसमें 1s। अब इसके बीच का जो एंगल आता है, अब यहाँ पे S और P बचा ही नहीं, ध्यान ये देना है। अब S और P बचा ही नहीं, वो इंटरमिक्स होकर के क्या बन चुका है, sp3। और जब sp3 बन गया तो S और P यहाँ से हट गया, वो बचा ही नहीं, इंटरमिक्स होकर के sp3 बन जाता है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है तुम्हारा इसमें, ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, sp3। ये भी तुम्हारा sp3 वाला है, ये भी sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसमें जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहा था यहाँ पे है, एक ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक s जो 1s आ रहा है इसके ओवरलैपिंग से ये CH4 बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। इसमें जो मैं दिखाता है यहाँ पे बनता हुआ कि एक ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे CH बॉन्ड। एक्चुअल में जो ये CH बॉन्ड बनता है वो कैसे बन रहा होगा, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बन रहा है एक्चुअल में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बन रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, और जब ये इस तरीके से बन गया, अब S और P तो बचा नहीं, sp3 बन चुका था। अब जो इसके बीच का एंगल है वो एंगल कितना आ जाता है किसी भी दो के बीच का, 109.5 डिग्री। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्स हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइज हो गया, देन फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पाता 109.5। और ये प्लेन में नहीं है, जब भी 109.5 आ रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और ये कैसा फिगर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल 3D फिगर है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है, जो बॉन्ड एंगल रहेगा 109.5, कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये कांसेप्ट आ पाता है। एक पॉइंट और देख लोगे उसके बाद नोट करोगे इसमें। अब इसमें जो S और P इंटरमिक्स हो रहा है यहाँ पे है, वो कैसा ऑर्बिटल आ रहा है इसमें, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2। यहाँ पे क्या रहा है, एक ही आ रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ फील्ड। इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाफ फील्ड। तो पिछले क्लास में एक पॉइंट देखो उसमें लिखाया गया है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस एक पॉइंट होगा उसमें, यस सर। यस in some cases full filled and vacant orbital also participate in hybridization। तो मोस्टली केस में
तो हाफ फील्ड ही रहेगा, बट उस केस में फुल फील्ड और वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s और 3p, वो क्या हो रहा है इसमें, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हाफ फील्ड और ये तीनों भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको नोट भी करो, सबसे पहले कौन सा नोट करोगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट पहले नोट कर लोगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से नोट करोगे ये ये पार्ट पहले नोट करना है तुम्हें, देन फिर इसको नोट करना है यहाँ पे। सर हम बताओ। सर वो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल को भी दिखाना है क्या? बिल्कुल, जब लास्ट में दिखाओगे ये स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में ड्रॉ करना है, और उसमें हाइड्रोजन का 1s भी दिखा दोगे यहाँ पे इस तरीके से। बिल्कुल, जो लोग क्लास में कर लिए तो उसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, शायद एक बैच में हो चुका था, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, फिर दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सर जो लोग ऑलरेडी नोट किए हो तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा से। हाँ बताओ। सर इसमें जो एंगल हमारा एक्सप्लेन करो। ओवरलैपिंग होगा वो अलग होगा या फिर पहले किया था वैसा सेम ही होगा, मतलब ऐसे एस पी ओवरलैपिंग जो हमने पढ़ा था? BBT में पढ़े थे। अब सोचना है कि इसमें जो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे है, इसमें जो आ रहा था यहाँ पे ऑर्बिटल, अब बस ये सोचना था कि पहले हम लोग क्या करते थे, एक एस था, फिर दूसरा एस आता था वहां पे इस तरीके का, या एक एस था और एक पी आता था। अब एस और पी ना होकर के यहाँ पे क्या हो गया, एक sp3 एटॉमिक, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक 1s का आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक 1s का, उसी टाइप का ओवरलैपिंग यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है sp3 एंड 1s का ओवरलैपिंग, s और p टाइप का नहीं आ रहा यहाँ पे, बट ये भी जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पे sp3 का, उसका इसी टाइप से दिखाते हैं। स्मॉलर लोब अगर एक दिखा दिया गया यहाँ पे इस तरीके से, इसका मतलब क्या, वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, ये याद रखना है सिंपली। तो एक स्मॉलर लोब Yes, sir. दिखा दिया गया है, ये कौन सा Sir? ऑर्बिटल होगा तुम्हारा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाँ बताओ। हम sp दिखा रहे हैं और फिर sp3 भी दिखा रहे हैं, सिर्फ s या फिर p दिखाना चाहिए था ना? नहीं, यहाँ पे देखना है कि वो जब इतना एक एस और 3p, हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं पहले, कि जो कार्बन सेंट्रल एटम है, हमेशा सेंट्रल एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, वही हाइब्रिडाइज होगा वहां पे। पहले तो ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन, और कार्बन का ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पे देखना कि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे है, जो कि क्या रहा है इस केस में, एक एस और 3p इंटरमिक्स होकर के, एक एस और 3p इंटरमिक्स होगा तो क्या बने, एक एस और 3p, sp3, कितना sp3, तो 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 4 sp3 बनेगा वहां पे। और यही जो 4 sp3 बन रहा है, एक ये sp3 जो कि स्मॉलर लोब दिखाया जा रहा है 1 2 3 4, यही 4 sp3 को यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1 2 3 4, और इस चारों के साथ फिर H जो होगा इस तरीके से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये क्या होगा, कार्बन का sp3 एटम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s के ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है? इसमें और कुछ डाउट बताओ इसमें, यहाँ पे तो सिंपली जो 4 sp3 यहाँ पे बन रहा था उसी 4 sp3 को यहाँ पे दिखाया गया 1 2 3 4, और इसी चारों के साथ 1s जो स्फेरिकल होता है s का शेप, उसके साथ ओवरलैप कर रहा है वहां पे वो। इसको नोट कर लेते पहले, देन फिर यहाँ से स्टार्ट करते इसको नोट करना। और भी एग्जांपल देखते हैं, तो पहला एक एग्जांपल था, पॉइंट जो लिखे हुए थे, तो सारा पॉइंट्स यहीं से क्लियर हो एग्जांपल से। और डेफिनेशन याद रखना हाइब्रिडाइजेशन का, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा था इसका इंटरमिक्सिंग से ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। उसके सारे पॉइंट्स को अगर नोट में देखोगे, दोबारा से देखोगे भी उसमें,
वही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगा, इंटरमिक्स होगा, उतना ही नया sp3 या उतना ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे नोट करते सर वो हैं HO का फुल फॉर्म क्या है? HO का फुल फॉर्म हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। देख मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसी को शॉर्ट में क्या लिखूंगा मैं आगे, HO हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और कहीं पे अगर इस टाइप से अगर मैं लिखूं यहाँ पे AO, AO का मीनिंग क्या रहेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? AO दैट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल और HO हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, उतना ही नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। बस ये पॉइंट याद रखना है इसमें। और एक पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ था उसमें, इट इज द ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट द इलेक्ट्रॉन। रीड करो एक बार पॉइंट को दोबारा। इट इज द ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होता है हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटरमिक्सिंग नहीं होता यहाँ पे। ये भी पॉइंट याद रखना है। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइज इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो उसमें याद रखना है कि हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, देन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन पाता है। इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। नोट डाउन तो कर लिए सब लोग? यस सर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। और बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है? यस सर। तो Yes, ठीक sir. है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, NH3 का। अमोनिया। और एक पॉइंट याद ये रखना है तुम्हें कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, वो हमेशा सेंट्रल एटम का, सराउंडिंग एटम का H जो है यहाँ पे, या कोई भी सराउंडिंग एटम होगा उसका कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकलेगा। यहाँ पर NH3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे है, इसमें भी सोचना है कि जो NH3 आ रहा है, इसका बॉन्डिंग किस स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? सोच के बताओगे सब लोग। NH3 का बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। नहीं, सोचना है आराम से पहले। ग्राउंड स्टेट सर। ग्राउंड स्टेट। कन्फिग्रेशन लिख करके देखो, फिर पता चल पाएगा उसमें क्या होगा। तीन इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं तो 3 बॉन्ड बनाए। सही है। इसमें यहाँ पे तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 अनपेयर्ड इसको ग्राउंड स्टेट में ही मिल जाएगा। कन्फिग्रेशन लिखो इस तरीके से यहाँ पे N, और ये क्या रहेगा इसमें यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, ये 2s का बॉब डायग्राम 2p 1 2 3। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इसको ग्राउंड स्टेट में ही मिल जा रहा है, 2s एंड 2p। क्लियर है? यहाँ पे इसका जो बॉन्डिंग होगा ग्राउंड स्टेट में होगा। अब NH3 का जो लोग सेम भी पढ़े हुए थे वहां पे, वो क्या रहा था उस केस में, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाता था, पिरामिडल। इसका पूर्व में पढ़े हुए थे पिरामिडल टाइप का। तो ये बिल्कुल ये क्या था, पिरामिडल टाइप का शेप आ रहा था। और इसका बॉन्ड एंगल भी 109.5 से लेस आ रहा था, 107 के अप्रॉक्स। यहाँ पर भी देखना है कि एक S और P, अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आता यहाँ पर भी, S तो स्फेरिकल होता है और P क्या रहता है इसमें, px py pz। और अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता, इसका भी जो बॉन्ड एंगल आता है px py pz के बीच में 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आता है। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें, 109.5 से थोड़ा कम होता है, दैट मींस 107 के अप्रॉक्स। दैट मींस यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आ रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा यहाँ पर भी। अब देखने जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे, तो किसका इंटरमिक्सिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, ये 2s और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होगा, इसी 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, एक s
और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 3p एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी से बन क्या जाएगा इसमें ये एक s और 3p, दैट मीन्स sp3। कितना sp3 बनेगा? तो जो इसमें जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ 5 नहीं, कितना मिक्स हो रहा है? 4 3 1 और 3, दैट मीन्स 4sp3। एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या बनेगा? sp3। और कितना sp3? 4sp3। अब यही जो 4sp3 आ रहा है यहाँ पे है, उसी sp3 को यहाँ पे दिखा देना है। नाइट्रोजन एक sp3 एटॉमिक, अब ये जब इंटरमिक्स हो गया, ये sp3 क्या बन गया इसमें? HO हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। आफ्टर इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बन जाता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब s और p रहा ही नहीं, इंटरमिक्स होकर के क्या बन गया? sp3। एक sp3 यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक sp3 ये आ रहा है, एक sp3 यहाँ पे आ रहा है, और एक sp3 यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। तो जब भी एक स्मॉलर लोब भी बीच में दिखा दिया जाता है, तो कौन सा ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब देखना यहाँ पे NH3 में 3 तो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है, और एक कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है? फुल फिल्ड वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे 3 तो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, बट 1 फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है यहाँ पे। दैट मीन्स जो हम लोग क्लास में लिखे हुए थे पॉइंट, इन सम केसेस फुलफिल्ड एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, वैकेंट का एग्जांपल आगे आएगा। अब यहाँ पे जो 4sp3 बन रहा था, एक तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे H के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा, यहाँ पे ये 1s, 3H आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 3 1s आ जाता है यहाँ पे H, ये H। अब क्या होगा? अब ये जो एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच गया, इसी में तुम्हारा क्या रहेगा? ये लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो इसके बीच का एंगल है, अब s और p तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं, जो बॉन्ड एंगल आता है 90 के अप्रॉक्स, py ph pz, ऐसा कुछ नहीं बचा। वो क्या बन चुका है? sp3। और जब sp3 बन चुका है, उसका जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे, इसके बीच का पूरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, इसके बीच का जो एंगल होता है NH3 के केस में 109 के अप्रॉक्स, ये जो एंगल आएगा तुम्हारा इसमें थीटा, वो कितना आ जाता है इसमें? 107 डिग्री। 109 से थोड़ा सा कम क्यों हो रहा है यहाँ पे एंगल 109 से? रीजन ऑलरेडी पता है, क्योंकि इधर से ज्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इधर कुछ ये कम हो जाता है यहाँ पे, ये क्या आता है? 107। और जैसे 107 आगे यहाँ पे है, जो इसका एक्सपेरिमेंटल एंगल उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से ही पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। इसको नोट करेंगे, फिर इसको डायरेक्टली इसको नोट करते हैं यहाँ पे। सर वो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कैसे कंक्लूड किया एक ही लेंगे? नहीं, यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन से बस ये देखना कि ये फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कैसा है? फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये तीनों कैसा? हाफ फिल्ड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो एक ही है इसमें, 1 2s जो एटॉमिक ऑर्बिटल वो कितना? एक ही है। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कितना आ रहा है इसमें? ये भी 2ph 2py 2pz, तो 2p में कितना एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है? 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, एक ही ऑर्बिटल यहाँ पर भी, और इसमें 3 ऑर्बिटल आ रहा है, इसमें 1 बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स आ रहा है, दैट मींस 4। तो इसमें क्या बन जाता है? 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है यहाँ पे। बाकी हर केस में ऐसे नहीं निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कुछ इसमें डायरेक्टली भी रहता है तरीका निकालने का, तुम लोग देखेंगे अभी आगे यहाँ पे। सर इस केस में अलग अलग एंगल्स मिलेंगे ना? बिल्कुल नहीं, इसमें जो रहेगा यहाँ पे H NH, हम लोग जब बॉन्ड एंगल देखते हो किसके बीच का देखते हैं? बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये बॉन्ड आ रहा है और ये बॉन्ड आ रहा है, इसके बीच का भी एंगल क्या रहेगा तुम्हारा?
107 डिग्री, और इसके बीच का भी एंगल क्या रहेगा 107 डिग्री, और ये तो लोन पेयर आ गया और ये बॉन्ड पेयर, ये ज्यादा एंगल होगा यहाँ पे, इसके बीच का एंगल देखना भी नहीं है। जब भी बॉन्ड एंगल देखते हैं दो बॉन्ड के बीच का एंगल देखते हैं, 207 ही आएगा इधर भी और इधर भी। बाकी अगर इसका एंगल की बात करें तो ये कुछ स्लाइटली ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। एस ऑर्बिटल को भी मैंने काउंट किया हुआ यहाँ पे। 1s तो क्या हो रहा है इसमें, जो हाइड्रोजन का क्या वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा यहाँ पे, नाइट्रोजन। हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम का होता है, सराउंडिंग एटम का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है वहां पे। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ही मैं एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज कर रहा हूँ जो कि 2s2p आ रहा है, और इसी का इंटरमिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे। बाकी हाइड्रोजन का तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s है वही ओवरलैपिंग कर रहा होगा इसमें। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि अमोनिया में जो NH बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन किसके ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, तो नाइट्रोजन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, जो हम लोग पीछे देख रहे थे वैसा ही। तो नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बन रहा होगा ये। ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, जो sp3 आ रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन का 1s। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया तुम्हारा इसमें, sp3। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट इसमें कुछ रूल भी रहता है कि हमेशा इतना ना करके किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको डायरेक्टली भी सोच पाए वहां पे हम लोग। सर वो HO का क्या मतलब है? ये जो H आ रहा है यहाँ पे है, ये H का मतलब ये है कि यहाँ पे जो H आ रहा होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा होगा, तो H भी तो होगा। और इस H का मतलब क्या है कि H का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और S का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। ये हम लोग 1s को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये sp3 और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, जो कि इसके साथ ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बना रहा होगा यहाँ पे। S का ये H का मतलब है ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया जा रहा है NH3 का। सर HO बोला मैंने, वो उधर लिखा है 4sp3 के। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बताया था यहाँ पे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये जस्ट मैंने बताया था कि जब भी HO लिखा रहे वो क्या रहता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। HO का मतलब क्या आ रहा है वहां पे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इसके हम लोग डिटेल में आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। एक रूल आता है इसमें कि किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, वो देखना है यहाँ पे। पहले इसको नोट डाउन कर लिया सब लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे है, सर आपने किसी भी क्या बोला था? फिर से बताओ, किसी भी आपने क्या बोला था, अभी रिपीट कीजिए ना। किसी भी आपने कुछ बोला ना। मैंने क्या बोला, किसी भी कुछ उसमें, तो देखते हैं वो जो भी बोला होगा वो पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाएगा उसमें। इसमें बस ये याद रखना था इसमें यहाँ पे, इसका लॉजिक ये है कि जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, और बाकी इस तरीके से बस सोचना है वहां पे। और कुछ इसमें यहाँ पे डिटेल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे अभी कि कैसे निकालते हैं वहां पे, बट एक रूल होता है स्टेरिक नंबर रूल। उस रूल के बेसिस पे किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन वो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले उस रूल को देख लेते हैं, फिर वो डिटेल में भी समझेंगे एक्चुअल में होता है क्या वहां पे। एक रूल है यहाँ पे स्टेरिक नंबर रूल, इसमें एक हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग टाइप से है। How to find out state of hybridization
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। इसी का पार्ट है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड आउट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल से आयंस में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना है। जिसमें एक रूल होता है यहाँ पे स्टेरिक नंबर रूल, उसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग। स्टेरिक नंबर रूल, एसएन रूल। इस रूल में क्या होता है यहाँ पे, स्टेरिक नंबर रूल में मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ एसएन स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड around central atom plus number of localized lone pair बस इसको यहाँ पे याद रखना है तुम्हें। स्टेरिक नंबर रूल में क्या रहता है, किसी भी सेंट्रल एटम के अबाउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर कहाँ पे देखना है, सेंट्रल एटम पे, ऑन सेंट्रल एटम। बस इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम, यहाँ पे एटम छूट गया, सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। हमेशा सेंट्रल एटम को देखना है। अब यहाँ पे देखने का स्टेरिक नंबर अगर अलग अलग आ रहा हो वहां पे, नोट डाउन करो, स्टेरिक नंबर अगर अलग अलग आता है वहां पे, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग आ पाता है वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेरिक नंबर का एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लो इस तरीके से। स्टेरिक नंबर, कभी भी जब हम स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं सेंट्रल एटम के अबाउट, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया वहां पे, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है वहां पे, वो क्या आ जाएगा उसमें, वहां पे sp। देखेंगे इसका मीनिंग क्या, पहले ये एक डायग्राम होता है यहाँ पे, एक टेबल टाइप से है, उसको ड्रॉ कर लोगे वहां पे। तो स्टेरिक नंबर 2, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा तुम्हारा, वो क्या आता है उसमें sp, और इसमें sp में जो आ रहा है यहाँ पे है, इस तरीके लिख लोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। इसमें क्या रहेगा, एक s रहेगा, और तीनों p में कोई भी एक p यूज होगा, px py या pz जो भी आएगा उसमें। अब स्टेरिक नंबर अगर 3 आ जा रहा है इसमें, यहाँ पे है स्टेरिक नंबर 3 का, डायरेक्टली इसमें लिख लोगे, इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें sp। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 में sp2, स्टेरिक नंबर 3 में sp2, और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक s और कोई भी 2 p, p2 आ रहा है, दैट मींस कोई भी 2 p रहेगा, px प्लस py हो सकता है, या फिर py प्लस pz हो सकता है, या फिर px प्लस pz, कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वहां पे। स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाता है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वहां पे, वो क्या आ जाएगा sp3। स्टेरिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक s तो हमेशा रहेगा, एक s, और यहाँ पे तीनों p आ गया, दैट मींस px py pz तीनों यहाँ पे यूज होगा। अब स्टेरिक नंबर अगर 5 आ जाए, स्टेरिक नंबर 5 के केस में
इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है अब यहाँ पे sp3d, इसमें d ऑर्बिटल भी आता है, देखेंगे आगे कैसे रहेगा। और जब sp3d आ जाता है इस केस में तो एक s px py pz, और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होता है वो हमेशा d कौन सा रहेगा इसमें, dz स्क्वायर। वो हम लोग देखेंगे भी आगे, अभी याद रखना है वो क्या रहेगा, dz स्क्वायर। स्टेरिक नंबर अगर 6 आ जा रहा है वहां पे, तो स्टेरिक नंबर 6 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आ जाता है, sp3d2। और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है sp3d में, वो कौन कौन सा रहेगा, एक s px py pz प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। और एक लास्ट में और भी स्टेरिक नंबर अगर 7 आ जाए तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, और ये क्या आ जाएगा इसमें s px py pz प्लस dxy प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे इसमें अगर लास्ट पॉइंट भी देखोगे इसमें sp3d3 इसमें कितना एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा होगा, एक s 3p और 3d आ रहा होगा। एक s 3p का आ रहा है इसमें यहाँ पे, और 3d का एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितना आ रहा है इसमें, 7। दैट मींस स्टेज नंबर क्या आ रहा था, 7। इसको पहले नोट डाउन करो यहाँ पे, उसके बाद समझते हैं इसको कैसे यूज करना है हम लोग जब किसी भी सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होंगे वहां पर। सर dz स्क्वायर मतलब वो डोनट वाला ना? बिल्कुल, ये dz स्क्वायर मतलब वो डोनट वाला ही रहेगा। अब इसमें तुम्हें याद जो रखना है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है हम लोग आगे डिटेल में वैसे देखेंगे, बट sp3d में d हमेशा कौन सा रहेगा, dz स्क्वायर। sp3d2 में d 2d आ रहा है, वो दोनों d कौन सा रहेगा, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर ही रहेगा। dxy dyz वाला ये सब नहीं आएगा उसमें, जो फिक्स है वहां पे वही आता है यहाँ पे। और d3 में यही 3 रहना है यहाँ पे। ये इसको सर डायग्राम इन को जल्दी सारे से ऑर्बिटल्स के एक बार से एक्सप्लेन कर दो ना। देखते हैं, अभी हम लोग सबका स्ट्रक्चर देखेंगे। वैसे px py pz का पता है तुम्हें कि डंबल होता है, d वाले का क्या होता है, डबल डंबल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़े हो तो वहां पर से रिवाइज करोगे, या मैंने बीबीटी में हाँ सबका सर, ड्रॉ किया वही हुआ है। उसमें ना कुछ नोडल प्लेन वाला था तो वो क्लियर नहीं हो रहा था। नोडल प्लेन नहीं आ रहा था, यहाँ पे हम लोगों को नोडल प्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली देखना है जो dz स्क्वायर है बस डबल डंबल उतना पता है, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो नोडल प्लेन वगैरह में अगर डाउट है तो फिर अलग से फिर बताना पड़ेगा उसमें क्या रहेगा। इसमें नोडल प्लेन का हम लोगों को कहीं भी नोडल प्लेन नहीं आता इसमें। तो लॉजिक क्या याद रखना है इसमें, जब भी किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वहां पे क्या लगाना है, स्टेरिक नंबर। एसएन का मतलब क्या रहा है, स्टेरिक नंबर। और वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे लोकलाइज वर्ड का मीनिंग आगे समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। लोकलाइज वर्ड का मीनिंग जो होता है वो लोन पेयर फिक्स हो, वो कहीं मूव नहीं कर रहा हो, कहीं इन्वॉल्व और कहीं नहीं हो। तो सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर फिक्स होगा, तो यहाँ पे जो लोग पढ़ेंगे वो सब लोन पेयर फिक्स मानते हुए देखेंगे। बाकी जब आगे पढ़ेंगे जीओसी में तो वहां पर कुछ और भी आता है इसका मीनिंग, बट इसका भी लिख करके छोड़ दोगे। यहाँ पे सिंपली काउंट करना है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है, जितना लोन पेयर होगा प्लस सिग्मा बॉन्ड, उसी से स्टेरिक नंबर आ जाएगा। और जैसे स्टेरिक नंबर निकला तो उसी के बेसिस पे फिर हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाता है। एक टेबल इसमें और भी बना लोगे यहाँ पे इस टाइप से, इसी में अगर स्पेस होगा उसमें ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसमें यहाँ पे एक लास्ट टेबल इसमें और भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसमें एक टेबल आता है यहाँ पे ज्योमेट्री का भी।
वो क्या रहता है इसमें, ज्योमेट्री। जब एसपी अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी आता है वहां पे कहीं भी, तो उसका जो ज्योमेट्री आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाता है लीनियर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर जो पढ़े हुए थे बेस पेयर थ्योरी में, उसका जो फर्स्ट केस आता है वही सबका ज्योमेट्री आ रहा था। जो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 या 4 में जो केस 1 आ रहा था, वही उसका ज्योमेट्री आ जाता है। स्टेज नंबर 3 में क्या आ रहा है, sp2, उसका जो ज्योमेट्री आएगा ये आ जाता है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जब भी sp2 आएगा। sp3 अगर आ रहा है वहां पे, sp3 के केस में आ जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 5 दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 से भी रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ रहा था, उसका फर्स्ट केस का जो शेप आ रहा था उसी वही क्या आ रहा था यहाँ पे, ज्योमेट्री। वो क्या आ रहा था यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का जो फर्स्ट केस था, देखो पेज प्लट करके भी देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का फर्स्ट केस, उसका शेप क्या रहा था वहां पे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री क्या आ जाता है इसका, ऑक्टाहेड्रल। और सेम इलेक्ट्रॉन पेयर 7 या स्टेज नंबर 7, उसका शेप क्या आ रहा था फर्स्ट केस का, वही उसका ज्योमेट्री आता है यहाँ पे, पेंटागोनल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या था इसमें, ज्योमेट्री इसका लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी। बेसिकली जो स्टेरिक नंबर आ रहा है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर से भी रिलेट कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या होता था, नंबर ऑफ सिग्मा, ये बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पर भी वही आ रहा है स्टेरिक नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा था उसी तरीके से इसको सोच सकते हो, स्टेरिक नंबर को भी। तो ठीक है, इतना नोट डाउन कर, हम एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पे। CCl4 में जो कार्बन है, जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का रहेगा। BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसी तरीके से इसमें फिर सर नोट करना है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं। यहाँ पहले यहाँ तक नोट कर लो पहले, अगर नोट नहीं किया है। इतना नोट करने के बाद फिर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट डाउन करना है, यहाँ पे टेबल को कर लो। अगर नोट नहीं किया तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। और ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और काफी आसान सा भी है। स्टेज नंबर 2 देन sp। हाँ बताओ सर। SN0 हो गया तो SN0 कभी आएगा ही नहीं। SN0 कब आएगा, SN क्या होता था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड अगर 0 आ गया दैट मींस तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। जब कोई सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है उसमें कोई मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, तो इंडिविजुअल एटम आ जाएगा। तो एटम का हम लोग कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल आ रहा हो, कंपाउंड आ रहा हो वहां पे। यस सर। मैंने बताया अभी कि लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स। तो लोकलाइज का हम लोग आगे समझेंगे वहां पे। अभी तो समझना है कि वो लोन पेयर है वहां पे। लोकलाइज वो आगे का पार्ट होता है। लोकलाइज वर्ड का वैसे मीनिंग होता है कि वो लोन पेयर। और जो लोन पेयर फिक्स वाला होता है तुम्हारा, उसको बोलते हैं लोकलाइज। लोकलाइज वर्ड का मीनिंग क्या है, वो फिक्स है लोन पेयर वहां पे, कहीं दूसरे जगह पे मूव नहीं कर रहा। वो आगे का पार्ट है फिर कि और क्या होता है वहां पे। सही है, बिल्कुल। कुछ लोग बता रहे हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन
देखिए CCl4 BF3 कुछ और एग्जांपल में दे रहा हूँ इसमें, जो लोग नोट डाउन कर चुके हो। PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसमें? तो बहुत ही आसान सा है, जो भी सेंट्रल एटम है उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ही तो काउंट करना उस एटम पे, सेंट्रल एटम पे। और उसके बाद ये टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो देखते हैं इसको यहाँ पे हम लोग अभी। इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि CCl4 आ रहा है, तो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, पता है यहाँ पे ये क्या होगा? Cl 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 और ये Cl। कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4, चारों इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। इसका जब स्टेरिक नंबर निकालोगे यहाँ पे, स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। और स्टेरिक नंबर 4 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसमें? क्लियर, बस इतना ही करना है। ये जो सेंट्रल एटम कार्बन आ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है तुम्हारा इसमें? sp3। बस ये सोचना था यहाँ पे। BF3 की बात करें यहाँ पे, तो BF3 में जो सेंट्रल बोरन है यहाँ पे, स्टेरिक नंबर लगा होगा यहाँ पे, तो बोरन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? सोचो खुद से। 3 तीन ही बॉन्ड बनाएगा। और बोरन का, सही है बिल्कुल, बोरन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। और तीनों का तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, कोई लोन पेयर नहीं बचा, 0 लोन पेयर, दैट मींस 3। और स्टेरिक नंबर 3 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है उसका? sp2। यहाँ पे जो बोरन सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आ जाता है वहां पे? sp2। PCl5 में फास्फोरस का क्या आ रहा है? 5 इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा तुम्हारा Sn। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है फास्फोरस के अराउंड? 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, दैट मींस 5। और 5 जैसा आ गया स्टेरिक नंबर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp3d। अब इसको थोड़ा सा सोचें भी, अगर हम लोग यहाँ पे है sp3d, ये एक्चुअल में आ कैसे रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बताना है। फिर अभी यहाँ पे डिटेल में अगर जाए थोड़ा सा हम लोग, कि PCl5 का जो बॉन्डिंग हो रहा है वो ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, वो सोचना है तुम्हें। सोचो उसमें PCl5 का बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। सोचना यहाँ पे, कन्फिग्रेशन लिखो 3s2 3p3। अब सोचो उसमें वहां पे 3s2 3p ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे सोचोगे एक्साइटेड में हो रहा है सर। आ गया। अब इस केस में क्या हो रहा होगा यहाँ पे? ये तो एटॉमिक नंबर 15, ये चीजें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो 3s में क्या होगा यहाँ पे? ये तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3s और ये 3p। तो ग्राउंड स्टेट में ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बॉन्ड कितना बना रहा है फास्फोरस? 5 बॉन्ड। इसका हम लोग पता भी है इसका, ये क्या हो जाता है यहाँ पे? p ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इक्वेटोरियल और एक्सियल, वो सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ये इक्वेटोरियल आ रहा था यहाँ पे, एक्सियल, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी में। ये 5 बॉन्ड अगर बना रहा है दैट मींस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास। तब होता क्या है? फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होता, जो कि क्या रहेगा? 3d। ये क्या होगा? वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है यहाँ पे है, जो कि 3d है। इसका जो बॉन्डिंग होगा वो एक्साइटेड स्टेट में हो, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इसको ग्राउंड स्टेट में नहीं मिल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसमें, और यही क्या हो जाता है इसमें यहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में 1। अब ये सब हाफ फिल्ड हो जा रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे आ गया। अब देखना यहाँ पे इस केस में एक ये 3s आ रहा था, 3p और ये 3d, तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। अब इसी का सबका क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा यहाँ पे।
और सबका अगर इंटरमिक्सिंग होगा, एक S 3P और एक D, यही क्या बन जाता तुम्हारा इसमें, सोचो खुद से। एक S 3P दैट मीन्स sp3 और एक D भी तो आ रहा है sp3d। क्लियर है यहाँ पे है। इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, वो क्या आ रहा था, एक S 3P और एक D ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, तो क्या बन जाता है sp3 और एक D दैट मीन्स D। अगर इसी तरह दो D आता इन्वॉल्व होता तो वो क्या आता D2 टाइप से, ये क्या आता sp3d। और कितना sp3d बनेगा सोच के देखो, इसमें sp3d तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया उसका, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा इसमें, 5 एक S 3P और एक D बनना, दैट मींस 5 5 sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता। और यही जो 5 बन रहा है तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, यही एक sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा था, एक ये भी रहेगा, एक ये भी, और एक ये भी यहाँ पे है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा यहाँ पे है, ये जो 5 sp3d ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पे है, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो यहाँ पे। ये क्या होगा इसमें यहाँ पे P और एक ये sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये sp3d, एक ये sp3d और एक ये sp3d। और बाकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग में, p ऑर्बिटल। क्लोरीन का यहाँ पे p ऑर्बिटल जो कि डम्बेल होता है यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे इसको सोचना था। ये क्या रहा था, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन। यहाँ पे जो sp3d आ रहा था उसको थोड़ा सा डिटेल में सोच रहे थे, तो इस तरीके से सोचना था, ये भी sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3d, तो जो भी स्मॉलर लोब दिखाया जा रहा है दैट मींस वो sp3d। और कितना बना था 5, तो 1 2 3 4 5। इसको भी दिखा लोगे साइड में वहां पे PCl5 वाले केस में। तो जब भी PCl5 का sp3d आ रहा है दैट मींस एक S 3P और एक D इंटरमिक्स हो रहा होगा, यही कंबाइंड हो रहा होगा, देन sp3d बन रहा होगा। और जब भी sp3d बनता है दैट मींस 5 sp3d बनेगा, एक S 3P और एक D, तो 5 बन जाता है वहां पे टोटल। और P क्लोरीन का के पास पेयर भी बनेगा ना? क्लोरीन वो तो रहेगा वहां पे, बाकी तो लोन पे रहेगा वो, जबकि यहाँ पे Cl है, क्लोरीन के पास तो लोन पे होगा। बट हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम का। बिल्कुल क्लोरीन के पास तो लोन पे रहेगा, 3 लोन पे हर एक क्लोरीन के पास। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग डिटेल में, हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां पर कि कुछ Sir. और डी ऑर्बिटल जो आ गया, तो हम लोग कुछ डिटेल में देखे, कुछ और एग्जांपल का सिंपली यहाँ पे सोचना है। सर देखिए आज हमारा BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? BF3 का, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी। BF3 का वो जो sp2 है, sp sp2 sp3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डिटेल में जाकर के देखेंगे। यहाँ पे बस हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। सर जब हमने IUPAC में देखा था, IUPAC में एक पाई बॉन्ड आए तो sp2 आता था। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, यहाँ पर भी देखेंगे अभी हम लोग, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। BCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसमें, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसी तरीके से SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसको पहले नोट डाउन करो, उसके बाद इस तीनों का देखना यहाँ पे क्या रहेगा। सर PCl5 में S को कैसे रिप्रेजेंट किया उधर? PCl5 में फिर से बताओ क्या बोल रहे हो इसमें, S को कहाँ रिप्रेजेंट किया है?
एस जो है यहाँ पे है, ये एस आ रहा था और ये पी, और जब ये इंटरमिक्स हो गया तो ये एक एस 3p और डी इंटरमिक्स होकर के क्या बन गया, sp3d बन गया। अब फास्फोरस के पास तो एस रहा ही नहीं, फास्फोरस के पास तो एस बचा ही नहीं, क्योंकि वो एक एस भी नहीं बचा, पी भी नहीं बचा और डी भी नहीं बचा, ये सब क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया। और जब इंटरमिक्स हुआ तो वो sp3d बन गया। कितना sp3d बन रहा है, 5। यही जो 5 sp3d आ रहा है, एक sp3d यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, यही 5 sp3d यहाँ पे फास्फोरस के अराउंड दिखा रहा है यहाँ पे। और बाकी क्लोरीन का p ऑर्बिटल रहता है यहाँ पे। क्लोरीन का अगर कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या रहता है, नियॉन 3s2 3p5। जो हाफ पेक्ड होता है क्लोरीन का वो कौन सा रहता है इसमें, 3p वाला यहाँ पे। तो ये 3p जो आ रहा है यहाँ पे है क्लोरीन का, ये 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ये वाला ऑर्बिटल जो कि डम्बेल का होगा यहाँ पे। तो p के पास तो एस रहा ही नहीं। CO2 का 4 है क्या? देखते हैं वहां पे, मैंने क्या बताया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई बॉन्ड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। जो मैंने स्टेट नंबर रूल बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देख लेते हैं, BeCl2 की बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो बेरिलियम का वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, 4, ये सॉरी 2, बेरिलियम का वैलेंस बॉन्ड 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना पाएगा Cl और Cl। और जब यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2 ही और कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका जो स्टेरिक नंबर होगा 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, दैट मींस स्टेरिक नंबर क्या आ जाता है 2, और स्टेरिक नंबर 2 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका, sp2 नहीं सिर्फ sp, स्टेरिक नंबर 2 देन sp। पीछे देखो उसमें टेबल को, CO2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो CO2 में क्या आएगा तुम्हारा, इसमें C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो कैसे बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। सुन लोगे यहाँ पे, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होगा तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन का वैलेंस बॉन्ड कितना होता है, 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड। तो कार्बन जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे, उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है इसमें, 5 बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, स्टेट नंबर 2, दैट मींस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है यहाँ पे, sp। क्लियर है यहाँ पे है, तो सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर तो 0 है, स्टेट नंबर 2 दैट मींस sp। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, कौन बताओ, सोचो उसमें। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3 सिग्मा बॉन्ड को देखना है, पाई बॉन्ड को नहीं देखना है, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना है। 2 sigma bond and 1 अभी रहा है sp2। तो देखो सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, मान लो कि कुछ भी नहीं पता, बट इतना पता है कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 6। इतना पता है सब लोगों को, और अगर वो 6 आ रहा है यहाँ पे है, दैट मींस, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो सल्फर का 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, बचा एक लोन पेयर sp2। तो सही है, बिल्कुल वो क्या जाता है वहां पे, sp2। अब इसमें स्टेरिक नंबर रूल अगर अप्लाई करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है इसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, ये क्या आया था इसमें 3, और जैसे ये 3 आ गया दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका, sp2। क्लियर है, तो हाइब्रिडाइजेशन जब सेंट्रल एटम का निकाले तो वो काफी आसान सा है वहां पे। कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, sp3d2 सही, बहुत ही आसान सा है, निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। ICl2 माइनस में आयोडीन का जो अंडरलाइन में कर रहा हूं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वहां पे,
IF7 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का। सर ICl2 का sp3d। सही है बिल्कुल। बाकी वो भी सब लोग ट्राई करो वहां पे। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। इस चार का सोच के सब सर लोग नोट करने सब लोग सोच लो। हाँ बताओ। नोट करने तो बिल्कुल नोट कर लो, जो लोग नोट कर लिए तो उसको फिर वहां पे सोचना है। बिल्कुल सफिशिएंट टाइम में नोट भी कर लो अच्छे से, उसके बाद सोचना है उसको। देखता हूँ तुम लोगों का भी टाइमिंग जो नेक्स्ट वीक से, मैं बोलता हूँ सर को कम से कम 1.5 घंटे का तो हो, क्योंकि बहुत 7 घंटे में कुछ हो नहीं पाता इसमें। स्टार्ट ही होते क्लास खत्म हो जाता है। चाहो तो ले लो 1.5 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं फिर शायद कुछ बैचेस का क्लास भी है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करो, कुछ लोगों का लेक्चर भी है, नेक्स्ट 3rd लेक्चर भी है। सर 2 आवर्स के लेक्चर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट डिलीवर होता है सर। हाँ वो तो है ही हो, बट देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ रहा था। बट देखिए मॉर्निंग का जितने भी क्लासेस हैं तो सारे 1.5 घंटे के तीनों लेक्चर, 1.5 घंटे का मॉर्निंग में जितना भी लेक्चर है, तो तुम लोगों का भी नेक्स्ट वीक से मैं बोलता हूँ सर को कि कम से कम 1.5 घंटे का तो एक लेक्चर है। सर ऑनलाइन कब तक होने वाली है सर? तुम्हें बताओ कब तक गवर्नमेंट का कब तक गाइडलाइन आ जाएगा, ऑफलाइन खुल जाएगा, ये किन्हीं को नहीं पता है, इवन गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। जब भी जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन हो। सर क्योंकि हुआ NO3 भी का था कोई दिन। हाँ बताओ। NO3 का sp2। सही है, मतलब कुछ भी सर रॉन्ग नहीं आएगा, जो भी SF6 निकालो का Yes, करेक्ट sir. आएगा। SF6 का sp3 सही है बिल्कुल। चलो मैं देख भी लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस केस में जो SF6 आ रहा है तो बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सिंपली स्टेट नंबर। सल्फर का बैकटोन क्या होता है, 6। 6 में से 6 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कोई बचा ही नहीं, 0 लोन पेयर, स्टेक नंबर 6। और जैसे स्टेक नंबर 6 आ गया, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका, sp3d2। और इसको भी अगर डिटेल में सोचना चाहते हैं, जैसे मैंने PCl5 के लिए डिटेल में सोचने के लिए बताया हुआ है, उसी तरीके से इसका भी रहेगा। एक S 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा इंटरमिक्सिंग में, देन ये sp3d2 बन रहा होगा। ICl2 माइनस की बात करें, यहाँ पे आयोडीन का क्या रहेगा, आयोडीन का 7, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मींस 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बॉन्डिंग में, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। इसका जो स्टेरिक नंबर आता, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम 2, लोन पेयर कितना आ रहा है 3, दैट मींस 5, और स्टेरिक नंबर 5 आ गया, दैट मींस sp3d। ये क्या था, sp3d, जिसका जो आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सेंट्रल एटम आयोडीन का। IF7 में इसका भी आसानी से निकाल सकते हो, IF7 में सेंट्रल एटम आयोडीन का sp3d3 7 sp3d3। सही यस सर बिल्कुल। sp3d3। आयोडीन का बैकबोन क्या रहता है, 7, और सबका सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा, 7 बॉन्ड बनाता, तो स्टेरिक नंबर इसका क्या आ जाएगा, 7 + 0, दैट मींस 7। और जब 7 आ गया स्टेरिक नंबर, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका, sp3d3। और NO3 माइनस की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो NO3 माइनस में जो सेंट्रल एटम N है यहाँ पे कैसे देखते हैं, N डबल बॉन्ड O, और एक जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाता है इस केस में, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे जाता है सर, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहां पे तो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे जाएगा। मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, O-। और जो एक लोन पेयर और होता है यहाँ पे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक और लास्ट वाले ऑप्शन के साथ। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। तो नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा। इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड अगर देखोगे यहाँ पे, स्टेक नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे? 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है वहां पे है। ये भी उसी का एक स्पेशल केस है। तो 3 + 0 दैट मींस 3। और जैसे ही स्टेप नंबर 3 आ गया दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका यहाँ पे? sp2। आई थिंक अब हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी एटम का निकालना हो सेंटर एटम का तो आसानी से निकाल सकते हो स्टेरिक नंबर के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है, इस तरीके से निकाल पाओगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग डिटेल में पढ़ेंगे sp sp2 sp3 और बाकी का भी एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे। बट हाइब्रिडाइजेशन निकाल हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन वाला एक और 1-2 लेक्चर लगेगा अभी हाइब्रिडाइजेशन में ही। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, जब इसी को या तो चाहो हटा दो इसको, इसी को जब हटा दोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये तो करते थे हम लोग, तो ऐसे भी कर सकते हो। दैट मींस सिग्मा बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड ही है वहां पे। हाँ बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह ऐसा कोई नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ पे वो सब चीजें सोचना ही नहीं। होगा रेजोनेंस होगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पर भी रेजोनेंस हो पाता, बट यहाँ पे बस सिग्मा बॉन्ड और लॉन पे कोई देखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है वहां पे। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी तुम लोगों का लेक्चर भी कुछ बैच में है, कुछ लोगों का शायद क्लास है भी नहीं। जो भी है उसमें हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं इसमें अभी। सर हाँ बताओ। सर पीटीपी कौन है? पीटीपी सर वो नए सर हैं, प्रभात तिवारी सर फिजिक्स। लास्ट में पी अगर लग गया, लास्ट में अगर पी लगा हुआ जेट फिजिक्स के सर हैं। एसएनपी सर गए क्या? एसएनपी सर अभी तो यहाँ पे नहीं है, कुछ घर गए हैं अभी, वो आएंगे अभी, तो उनमें टाइम लगेगा। तो पीटीपी सर फिजिक्स के सर हैं। बाकी मनीष सर पीटीपी बताएंगे सर कि वो पढ़ाने क्या वाले? मान सर बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। तो फिजिक्स के सर मुझे इतना आइडिया है, क्या पढ़ाएंगे तो फिर मान सर बता पाएंगे या कौन सा टॉपिक सर स्टार्ट से करेंगे। पूछा था, उन्होंने कुछ बताया। इतना तो श्योर है कि फिजिक्स ही पढ़ाएंगे क्योंकि फिजिक्स के सर हैं। बाकी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो तो फिर सर ही बता पाएंगे, या सर आएंगे तो खुद बताएंगे वहां पर। अभी सर का लेक्चर है, पीटीपी सर का क्या? यस सर। तो ठीक है, तो फिजिक्स का लेक्चर है तुम्हारा। बाकी जो करंट में चल रहा होगा उसी दोनों कोई टॉपिक में, या तो मान सर का टॉपिक होगा या जो एक एसएनपी सर या नीरज सर उस टाइम पढ़ा रहा हूँ तो उन्हीं में कोई नेक्स्ट आगे रहेगा उसमें। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए है। मैं सेशन यहीं में एंड करता हूँ। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी सर लास्ट वाला करना है, 1 मिनट। कर लो, नोट कर लो, जो नोट नहीं किया अभी। और बाकी ये बॉन्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। इसको लेक्चर तो प्रॉपर अटेंड करो ही। सर हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें आशीष पूछ रहे हो सर रिकॉर्डिंग। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग का, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आज के रिकॉर्डिंग का ग्रुप पे, तुम लोगों के ग्रुप पे, तो वहां से भी देख पाओगे। एक्चुअली कुछ लोग वो लोग सर एनकेपी सर, वो सारा कुछ फिर अब मान सर बता पाएंगे क्योंकि सारा कुछ फिजिक्स का हैंडल वही करते हैं। मान सर से पूछना पड़ेगा तुम्हें एनकेपी सर एसएनपी सर के बारे में। तो ठीक है, तुम नोट डाउन कर लियो। मैं यस सर। सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय।